2 साल होने वाले हैं हमारी शादी को और अभी तक हमें ढंग से साड़ी पहनना नहीं आया। वैसे ये साड़ी भी ऐसी है, प्लेट्स ही नहीं बन रहे इसके। ऊपर से ये उंगली का बैंडेज, इसमें टच होते ही दर्द होने लगता है। ओ गॉड, हमारे साथ सारी बुरी चीजें एक ही साथ क्यों होती हैं? हमारी उंगली में आज ही कट लगना जरूरी था क्या? आईने के सामने खड़ी सावनी साड़ी का बिगड़ा हुआ प्लेट्स फिर से बनाते हुए बोली, इसमें गॉड की क्या गलती है? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें कांच के टुकड़ों को इस तरह लापरवाही से उठाने की? अविनाश अचानक से आकर बोला। फिर वो सावनी की तरफ झुककर उसकी मदद करने लगा। अभी आप ये क्या कर रहे हैं? आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। सावनी अविनाश को हैरानी से देखते हुए पीछे हटकर बोली। अभी के अचानक इस तरह करीब आ जाने से उसकी धड़कनें बढ़ गई थीं और सांसें सामान्य गति से तेज हो गई थीं। देख रहा हूं मैं कब से तुम्हें, नहीं कर पाओगी तुम खुद से, इसलिए पास आओ और मुझे करने दो, वरना हम लेट हो जाएंगे। अविनाश ने सावनी के करीब जाते हुए कहा। नहीं, हम कर लेंगे ना, आप रहने दीजिए। सावनी ने अपने साड़ी के प्लेट्स संभालते हुए कहा। उसने जैसे ही साड़ी को दाएं से बाएं हाथ में करना चाहा, उसकी बैंडेज लगी उंगली अचानक से दर्द करने लगी और एक आह की आवाज के साथ साड़ी उसके हाथ से नीचे सरक गई। मैं कर देता हूँ ना, बात क्यों नहीं मान रही हो तुम? अविनाश कहते हुए सावनी के करीब जाकर उसकी साड़ी की प्लेट्स बनाने लगा। सावनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन अविनाश की उंगलियां जैसे ही सावनी की खुली कमर से स्पर्श हुई, वो तुरंत पीछे हो गई। क्या हुआ? पिन तो लगाने दो। अविनाश ने सावनी को वापस अपने करीब करते हुए कहा। हम कर लेंगे ना, आप रहने दीजिए अब। क्यों? मैं कर रहा हूँ ना, करने दो मुझे। चोट लगी है तुम्हारी उंगली में, कहीं पिन चुभ गया तो? वैसे जब चोट लगी थी तो क्या जरूरत थी तुम्हें साड़ी पहनने की? कोई गाउन पहन लेती तुम, होता तब ना पहन लेती। सारे गाउन पुराने हो चुके हैं, कई बार पहन चुकी हूँ उन्हें। क्या? अगर ऐसा है तो तुमने दूसरा क्यों नहीं लिया? जब भी शॉपिंग चलने के लिए कहता हूँ तुम मना कर देती हो। हाँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती जाने की। गाउन पुराने हो गए तो क्या हुआ, साड़ियाँ तो है ना अभी, फिर क्यों पैसे बर्बाद करूं? अरे मेरी प्यारी बीबी, इसे पैसे बर्बाद करना नहीं कहते तो फिर क्या कहते हैं? हमारे हिसाब से ये सब फिजूल खर्च है। अरे जब हमारे पास पहले से ही कपड़े मौजूद हों तो क्या जरूरत है नए कपड़े लेकर रखने की? पता है, इससे सिर्फ हमारा ही नुकसान होना है। इससे बेहतर है हम पैसे अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखें। ओ मतलब तुम सारे पैसे हमारे फ्यूचर के लिए बचा कर रख रही हो? हाँ, लेकिन फ्यूचर में भी तो सिर्फ हम दोनों ही रहने वाले हैं, तो क्या करोगी इतने पैसे बचाकर? हम ही दोनों से क्या मतलब है आपका? फ्यूचर में हमारे बच्चे नहीं होंगे क्या? सावनी अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए अचानक से बोल गई। लेकिन जब उसने अपने शब्दों पर गौर किया तो अविनाश से नजरें चुराते हुए उसने अपने होठ भींच लिए। क्या कहा तुमने अभी अभी? अविनाश सावनी के कमर में अपनी बाहें लपेटकर उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोला। अविनाश की गर्म सांसों की तपिश महसूस होते ही सावनी के पूरे बदन में हलचल सी होने लगी। उसने जल्द ही अविनाश से खुद को दूर करते हुए कहा। अभी क्या कर रहे हैं आप? हमें देर हो रही है और आप हैं कि बातों में उलझाकर हमें तैयारी नहीं होने दे रहे। जाइए ना, हमें मेकअप करना है अभी। अपनी जेब छुपाते हुए सावनी ने मेकअप किट उठाकर जैसे ही लगाना चाहा, अविनाश ने उसे झटके से अपने करीब खींच लिया। हमारे करीब आने से वैसे ही तुम ब्लश करने लग जाती हो, तो क्या जरूरत है इसे लगाने की? और क्या जरूरत है मेकअप करने की? अभी आप ना रहने दीजिए। आप बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे पूरे फंक्शन में आप हमारे करीब रहने वाले हैं। जानती हूँ, वहां पहुंचते ही आप हमें साइड में छोड़कर चले जाएंगे अपने दोस्तों के बीच। फिर शायद ही आप हमारी तरफ देखें या हमारे पास आएं। अविनाश ने जैसे ही सावनी की बात सुनी, उसने झटके से बनी कहते हुए सावनी को छोड़ दिया। उसकी नजरें सावनी को घूर रही थीं। उन नजरों में इस वक्त दुनिया जहान का गुस्सा नजर आ रहा था। सावनी को जैसे ही एहसास हुआ कि उसने अविनाश को गुस्सा दिला दिया है, उसने डरते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन अभी ने एकदम से उसके करीब आकर उसे चुप रहने का इशारा किया और पलटकर कमरे से बाहर जाते हुए बोला। चेंज कर लो तुम, अब कहीं नहीं जा रहे हम। अविनाश को इस तरह गुस्से से बाहर जाते हुए देखकर सावनी ने उसे रोकने की कोशिश की।
अभी अभी रुकिए ना। लेकिन अविनाश के कानों तक तो जैसे उसकी बात ही नहीं पहुंची। वो गुस्से से वहां से सीधे लिविंग एरिया में चला गया। बनी, तुम भी बिल्कुल उस रविंद्र श्रीवास्तव की तरह ये सोचती हो कि मैं तुम्हें लोगों के बीच एक्सेप्ट करने से कतराता हूँ? आखिर क्यों नहीं समझती तुम बनी? तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। क्यों तुम अपने रंग को लेकर खुद को इतना कम आंकती हो? कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? बनी, मैं उस श्रीवास्तव के जैसा नहीं सोचता तुम्हारे बारे में। खुद से कहते हुए अविनाश की भौहें तन गईं। उसने अपनी मुट्ठियां आपस में भींच लीं। उसके सामने एक हफ्ते पहले का दृश्य घूम गया। फ्लैशबैक। कुछ हफ्ते पहले अविनाश के द्वारा बनाए गए गेम का सिलेक्शन हो जाने पर उसके ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने और सरप्राइज देने उसके घर पर आ गए थे। उनके इस तरह आ जाने पर अविनाश और सावनी जल्दबाजी में उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करने लगे। सावनी किचन में सारी चीजें तेज से कर रही थी और अविनाश सारी चीजें सर्व कर रहा था। बाऊ, ये पकौड़े और ये स्नैक्स कितने टेस्टी बने हैं। भाभी के हाथों में तो जादू है। सभी लोग खाते हुए तारीफ कर रहे थे। अरे अभी अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे हमें? किसी पार्टी फंक्शन में तो वैसे ही नहीं लाते हो तुम। अब घर पर भी हमसे छुपा कर रखोगे क्या अपनी वाइफ को? अविनाश के सहकर्मी सीनियर श्रीवास्तव ने अविनाश से कहा। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो सावनी किचन में है ना, इसलिए नहीं दिखी। रुकिए, अभी बुलाकर लाता हूँ उसे, अविनाश ने श्रीवास्तव से कहा और सावनी को बुलाने किचन की तरफ चला गया। आपने हालत देखी है मेरी? इस हाल में कैसे मैं उन सबके सामने जाऊं? सावनी ने खुद के कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए अविनाश से कहा। तो जल्दबाजी किचन में काम करने की वजह से हल्के गंदे नजर आ रहे थे। कोई बात नहीं, वो इतना ध्यान नहीं देंगे। ज्यादा मत सोचो तुम। बस सबको हाय हेलो बोलकर काम के बहाने वापस आ जाना। सावनी के मना करने के बावजूद भी अविनाश उसे सबके पास ले आया। सावनी ने मुस्कुराते हुए सबको नमस्ते किया और लोगों के पूछने पर उनके सवालों का जवाब देने लगी। वो लोगों की नजरें खुद पर भांपते हुए वहां से जाना चाहती थी, लेकिन इस तरह लोगों को और उनके सवालों को इग्नोर करके वो जा नहीं पा रही थी। और लोगों के सवाल खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। सवालों के साथ साथ उनकी नजरें सावनी के रंग रूप और उसके कपड़ों को घूरते हुए उसे तंग कर रही थी। अविनाश को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, उसने बहाने से सावनी को किचन में भेज दिया और खुद उन सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने पीछे पीछे चला गया। सावनी के जाते ही वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। मिस्टर अविनाश कितने हैंडसम और गुड लुकिंग हैं और इनकी वाइफ इतनी साधारण सी, रंग भी सांवला और लगता है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, लगता है ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। कैसे बेतरतीबी से कपड़े पहने वो हमारे सामने चली आई। कपड़े में कोई बुराई नहीं थी यार, बस सांवले लोगों पर काला रंग नहीं खिलता ना, इसलिए हम लोगों को लग रहा है ऐसा। अब समझ में आया अविनाश क्यों किसी फंक्शन में अपनी वाइफ को नहीं लाते। कहाँ वो और कहाँ ये, बिल्कुल भी मैच नहीं है दोनों की। पता नहीं अविनाश ने कैसे सांवली रंग की लड़की से शादी कर ली। कोल्ड ड्रिंक से लेकर आ रहे अविनाश के कानों में जैसे ही श्रीवास्तव की बात पड़ी, उसकी भौहें अचानक से तन गईं। उसके चेहरे पर अचानक से गुस्से के भाव उभर आए, लेकिन उसने खुद के गुस्से पर काबू करते हुए उन्हें कोल्ड ड्रिंक सर्व किया। उस दिन अविनाश को एहसास हुआ कि आखिर क्यों सावनी कहीं भी उसके साथ नहीं जाना चाहती। क्यों वो अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अविनाश से दूरियां बनाकर चलती है। शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती लोग अविनाश और उसके रिश्ते को लेकर मजाक बनाएं। उसने बातों ही बातों में सावनी से सच जानने की कोशिश की थी और उस दिन अविनाश सावनी के सच जानने की कोशिश की थी और उस दिन अविनाश सावनी के उन दर्द भरे एहसासों से रूबरू हुआ था जो सावनी बचपन से सहती आ रही थी। वर्तमान, सॉरी अभी, प्लीज माफ कर दीजिए हमें। सावनी की आवाज सुनते ही अविनाश वर्तमान में आया, लेकिन उसने सावनी की तरफ नजरें नहीं घुमाई। वो चुपचाप वहां से दूसरी तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक सावनी की बाहों ने उसे पीछे से जकड़ लिया तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। अभी प्लीज माफ कर दीजिए ना, हमारे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था जो आप समझ रहे हैं। हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। मैंने देखा है
अक्सर सभी हस्बैंड अपनी वाइफ को पार्टी में छोड़कर अपने दोस्तों से बातें करने लग जाते हैं और कुछ तो लड़कियों को ताड़ने लग जाते हैं। हम जानते हैं आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। आप हमसे प्यार करते हैं और आप हमें बिल्कुल भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। माफ कर दीजिए ना हमें। देखिए हम कितनी मेहनत से तैयार हुए हैं। आज आंखों में काजल के साथ साथ आईलाइनर भी लगाया हुआ है। अब आप चाहते हैं हम रो रो कर अपनी मेहनत आंसुओं में बहा दें? प्लीज मान जाइए ना। सावनी अपना सिर अविनाश की पीठ से लगाए हुए उसे मनाने की कोशिश कर रही थी और उसकी कोशिश कामयाब भी हुई। अविनाश ने उसकी बातें सुनकर उसे खुद के सामने करते हुए तुरंत अपने सीने से लगा लिया। आपने हमें माफ कर दिया। अब चलिए चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। हम अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुए। लिपस्टिक सेट करनी है। अभी चलिए चलते हैं। किसने कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया? अविनाश जा रही सावनी का हाथ पकड़कर उसके खुद के करीब करते हुए बोला। अविनाश की बात सुनकर सावनी का तो चेहरा एकदम से उतर गया। उसने अविनाश के चेहरे की तरफ देखते हुए मायूसी से कहा, हमें लगा आपने हमें माफ कर दिया। माफ कर दीजिए ना प्लीज। आप कहें तो हम कान पकड़कर उठक बैठक कर लें या फिर कोई जरूरत नहीं है सब करने की। अविनाश सावनी को टोकते हुए बोला। फिर वो सावनी के उदास हो गए चेहरे को अपनी हथेलियों से थामकर उसके बेहद करीब जाते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम्हें अपनी लिपस्टिक खराब करनी होगी। बोलते हुए अविनाश जैसे ही सावनी के होठों की तरफ झुका, सावनी ने तुरंत अपने होठ भींच लिए। ये क्या, तुमने खुद से ही खराब कर ली अपनी लिपस्टिक? अविनाश ने जैसे ही कहा, सावनी ने उससे दूर होकर अपने होठों की तरफ हाथ ले जाते हुए कहा, ये आपकी वजह से हुआ है। कोई बात नहीं, मेरी वजह से हुआ है तो मैं ठीक कर दूंगा इसे, लेकिन उससे पहले मैं इसे खराब होने की पूरी तरह से वजह तो बन जाऊं। बोलते हुए अविनाश ने एकदम से सावनी के करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अचानक हुए इस इंसिडेंट से सावनी ने अपनी आंखें बंद करते हुए अविनाश की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। सावनी की पकड़ खुद पर मजबूत होता देख अविनाश ने उसकी अधखुली कमर पर अपनी बाहें लपेटते हुए उसे खुद के और करीब कर लिया। अविनाश ने कुछ सेकंड बाद सावनी के होठों से अपने होठ हटा लिए, लेकिन सावनी अब भी बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी। सावनी को ऐसे खड़ा देख अविनाश धीमी आवाज में बोला, क्या तुम चाहती हो मैं फिर से तुम्हें किस करूं? नहीं। अविनाश से अलग होकर सावनी ने अपना सिर तेजी से हिलाते हुए कहा, तो फिर चलें, हमें लेट हो रहा है। अविनाश की बात सुनकर सावनी ने खामोशी से अपना सिर हिला दिया। अविनाश मुस्कुराते हुए सावनी का हाथ थामकर रूम की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचते ही अविनाश ने सावनी को ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया और खुद उसके बाल बनाने लगा। बाल बनाने के बाद उसने सावनी का मेकअप किया और वो उसे उठाकर सामने की तरफ करके उसकी लिपस्टिक सही करते हुए बोला, परफेक्ट, देखो जरा कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। अविनाश की बात सुनकर सावनी ने गौर से आईने में खुद को देखा। लाइट पिंक कलर की साड़ी और लाइट मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। अविनाश ने उसके बालों में छोटी सी क्लिप लगाकर खुला छोड़ रखा था। उसके थोड़े बालों को आगे की तरफ किया हुआ था, जिसमें से कुछ लटें बाहर आकर सावनी के गालों को चूम रही थीं। छोटी छोटी आंखों में काजल, आईलाइनर और पतले से होठों में लाइट पिंक लिपस्टिक, गालों पर हल्का ब्लश लगाए वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। चेहरे पर लगा वाइटनर और फाउंडेशन उसके सांवले रंग में निखार ले आया था। खुद को आईने में देखकर सावनी मुस्कुराते हुए पीछे पलटी। उसने अविनाश की टाई को ठीक करते हुए शरारती अंदाज में कहा, वैसे आप भी इस ब्लू कलर की शर्ट में जच रहे हैं, लेकिन आपके होठों पर लगी ये पिंक लिपस्टिक आपको और भी ज्यादा हैंडसम बना रही है। क्या? सावनी की बात सुनकर अविनाश ने हैरानी से खुद को आईने में देखते हुए कहा। अपने होठों पर लगी लिपस्टिक देखकर अविनाश ने तुरंत ही उसे साफ किया। फिर उसने खुद के बालों में हाथ फेरते हुए अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बिखेर दी। डार्क ब्लू शर्ट, डेनिम जीन्स पहने अविनाश बेहद गुड लुकिंग नजर आ रहा था। गहरी काली आंखें, गोल सा चेहरा और हल्के मोटे से होठों पर बिखरी हुई उसकी मुस्कुराहटों से आकर्षक बना रही थी। अब हम चलें, अविनाश ने सावनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। सावनी ने झट से अपनी पलकें झपकाईं। दोनों मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल गए। लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों वाइट कलर की कार में बैठे एक खूबसूरत बंगले के सामने नजर आए।
अविनाश ने कार का दरवाजा खोलकर सावनी को उतरने के लिए कहा। दोनों एक साथ नीचे उतरे और उस बंगले को देखते हुए अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर सावनी की आंखें बिल्कुल चमक उठीं। सामने हॉल की डेकोरेशन देखकर वो तो जैसे ही गुम हो चुकी थी। उस हॉल में चारों तरफ फूल और गुब्बारे लगे हुए थे। साथ ही साथ वहाँ बहुत सारी कलरफुल लाइट्स लगी हुई थीं, जो गहरी शाम को रंगीन बना रही थीं। वहाँ के दृश्य को देखकर सावनी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी, उसकी मुस्कुराहट गुम हो रही थी। क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अविनाश ने सावनी के चेहरे पर घबराहट देखकर उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। अविनाश की बात सुनकर सावनी की घबराहट थोड़ी कम हुई। चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। कहते हुए अविनाश सावनी को लेकर दाएं साइड पर खड़े कुछ लोगों के पास चला गया। वहाँ पर कुछ लेडीज खड़ी हुई थीं। अविनाश उनके पास पहुँचते ही उन्हें ग्रीट करके सावनी से इंट्रोड्यूस कराने लगा। सावनी भी मुस्कुराते हुए उन सब से बातें करने लगी। बातों ही बातों में पता चला वो सब अविनाश के साथ उसके ऑफिस में काम करती हैं। अविनाश वहाँ मौजूद कुछ लोगों की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने सावनी को पास में होने का इशारा किया। सावनी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया और वापस उन सब से बातें करने लगी। उसी वक्त सावनी की नज़र सामने पड़ी, जहाँ से एक कपल चलते हुए उन सब के पास आ रहे थे। सावनी को वो कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। वो उनके चेहरे को गौर से देखते हुए उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी वो कपल उनके सामने आकर खड़े हो गए। सावनी अब भी उन्हें देखे जा रही थी। हे सावनी, कैसी हो तुम? पहचाना मुझे? मैं मयंक शर्मा, सामने खड़े लड़के ने कहा। तो सावनी हैरान सी उसे देखते हुए बोली, मयंक तुम इतने बदल गए हो, हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए। पहचान तो मैं भी तुम्हें नहीं पाई सावनी। उस लड़के के साथ खड़ी लड़की ने सावनी को गौर से देखते हुए कहा। तो सावनी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं माही शर्मा। उस लड़की ने जैसे ही कहा, सावनी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उस लड़की के चेहरे के दाएं हिस्से पर मौजूद तमाम निशान देखकर सावनी अवाक से उसे देख रही थी। अरे तुमने इसे नहीं पहचाना? ये माही है जो हमारे साथ पढ़ती थी। ये अब मेरी वाइफ है, हमने शादी कर ली, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सावनी वापस से मयंक को देखने लगी। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? यकीन नहीं हो रहा। वैसे कब की तुम दोनों ने शादी? नेक्स्ट वीक को 1 साल होने वाला है हमारी शादी को। वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारी भी शादी हो गई। हाँ, वैसे तुम्हें यहाँ तान्या ने बुलाया है या शौर्य ने? क्या तुम उन दोनों के कांटेक्ट में थी? माही ने गंभीरता पूर्वक से पूछा। नहीं तो हम अपने हस्बैंड के साथ आए हैं और शौर्य या तान्या ने बुलाया है से क्या मतलब है तुम्हारा? सावनी ने थोड़ी हैरानी जताते हुए पूछा। अरे उन दोनों की आज रिसेप्शन पार्टी है ना, तो मुझे लगा उन्हीं ने तुम्हें इनवाइट किया होगा। वैसे तुम हमें अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाओगी? कहाँ है वो? माही ने अपने आसपास देखते हुए कहा। सावनी ने अविनाश की तरफ इशारा करके बताया। अविनाश जो सावनी को उन दोनों से बातें करते हुए नोटिस कर रहा था, सावनी से नज़र मिलते ही वो तुरंत उसके नज़दीक चला आया। अविनाश, इनसे मिलिए, ये हमारे फ्रेंड हैं मयंक शर्मा और ये इनकी वाइफ माही शर्मा। हाय गैस, अविनाश ने उन दोनों से मुस्कुराते हुए बोला। दोनों ने भी उसे हाय किया। बनी, क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ चल सकती हो? मुझे तुम्हें अपने गेम के स्पॉन्सर मिस्टर रजत सिन्हा से मिलाना है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हाँ, सावनी ने अविनाश से कहा। फिर वो मयंक की तरफ देखते हुए बोली, थोड़ी देर में आकर मिलती हूँ तुमसे। ओके, मिलना जरूर, हम यहीं मिलेंगे, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ जरूर मिलूंगी, सावनी कहकर अविनाश के साथ आगे बढ़ गई। तुमने पहले कभी बताया नहीं मुझे, अपने दोस्तों के बारे में बताने जैसा कुछ था ही नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं। वैसे रजत सर हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो दरअसल उन्हें लगता है मैं पार्टी में अकेले आ गया हूँ, तुम्हें लेकर नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें उन्हें दिखाने ले जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ कहीं जाती नहीं हो तो सबको लगता है मैं तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहता। पता है, जब रजत सर ऑफिस में सबको अपने बेटे शौर्य के रिसेप्शन पार्टी के लिए विद फैमिली इनवाइट कर रहे थे तो सब कहने लगे अविनाश तो हमेशा की तरह अकेले ही आएगा,
उस वक्त रजत सर लगभग आदेश देते हुए बोले, खबरदार, जो तुम अकेले आए अपनी फैमिली के साथ ही आना। और अभी जब उन्होंने मुझे अकेले देखा तो उन्हें लगा मैं अकेला ही आया हूँ। आपस में बातें करते हुए सब सावनी और अविनाश रजत सिन्हा के पास पहुँच गए। उन्हें पता ही नहीं चला। हेलो सर, मीट माय वाइफ सावनी। हेलो सावनी, कैसी हैं आप? उन्होंने सावनी से पूछा। हेलो सर, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, रजत शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, एंजॉय द पार्टी गाइस, मुझे कुछ अनाउंस करना है, मैं थोड़ी देर में आया। ओके सर, अविनाश के साथ साथ वहाँ मौजूद अन्य लोगों ने भी कहा। रजत सिन्हा वहां से जाकर सामने की तरफ खड़े हो गए। उन्होंने सामने खड़े एक व्यक्ति की तरफ कुछ इशारा किया तो वो व्यक्ति दूसरी तरफ से उन्हें एक माइक लाकर दे गया। हेलो गैस, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की पार्टी मैंने अपने बेटे की शादी की खुशी में रखी है, लेकिन ये पार्टी महज उसकी रिसेप्शन पार्टी नहीं बल्कि उसके करियर की शुरुआत के लिए भी। आज मैं आप सबके सामने अपने बेटे शौर्य सिन्हा को ऑफिस का न्यू डायरेक्टर नियुक्त करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपनी बहू तान्या सिन्हा को ऑफिस का न्यू चेयरपर्सन। जानता हूं आप सब में से बहुत ही कम लोग मेरे बेटे के बारे में जानते होंगे और बहू को तो शायद ही, जैसे कि अब कल से ही आप लोगों को उनके बीच काम करना है, इसलिए मैं चाहूँगा आप सब उन दोनों से मिलकर बातें कर लें। रजत सिन्हा ने कहते हुए सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। सीढ़ियों से एक बहुत खूबसूरत कपल उन सबके बीच चलकर आ रहे थे। आते ही उन्होंने सबको ग्रीट किया। उसके बाद उन्होंने सामने रखा केक कट किया। उनके केक कट करते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। केक कट करने के बाद शौर्य अपनी वाइफ तान्या के साथ लोगों के बीच पहुंचकर बातें करने लगा। हे शौर्य, तुम सावनी से मिले या नहीं? मयंक ने पीछे से आकर कहा। कौन सावनी? शौर्य ने सोचते हुए पूछा। वो हमारे साथ पढ़ती थी, वो सावनी यार, देख उधर खड़ी है। मयंक सावनी की तरफ इशारा करते हुए बोला। शौर्य और तान्या ने उस तरफ देखा मगर उन्हें सावनी का चेहरा क्लियर नहीं दिखा। चलो वहां चलकर देखते हैं, तान्या ने आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ चलते हैं, उस तरफ पापा भी हैं, वो मुझे किसी शख्स से मिलवाना चाहते हैं, शौर्य ने तान्या के साथ चलते हुए कहा। उन दोनों को जाता देख मयंक और माही भी उनके पीछे चल पड़े। शौर्य, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मैं अभी तुम्हें बुलाने ही वाला था। देखो यहाँ पर ऑफिस के सभी खास लोग मौजूद हैं, तुम इन सब से मिल लो। और जिनसे मैं तुम्हें मिलवाने वाला था वो भी यही हैं, द रनिंग गेमर मेकर अविनाश। रजत सिन्हा ने अविनाश और शौर्य को एक दूसरे से मिलाते हुए कहा। हे सावनी, शौर्य को भी नहीं पहचाना क्या तुमने? माही ने शरारती मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। तो सावनी, जो शौर्य को पहचानने के बाद दूसरी तरफ अपनी नजरें किए खड़ी थी, उसने उन सब की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, हम पहचान गए थे, लेकिन सब आपस में बात कर रहे थे तो हमने कुछ कहा नहीं। हाय सावनी, कितनी चेंज हो गई हो तुम, तान्या ने सावनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाय, सावनी ने बिना किसी भाव के तान्या की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। ओए, तू कुछ नहीं बोलेगा क्या? शौर्य, जो सावनी को देखने के बाद कहीं गुमसा था, मयंक की आवाज सुनकर वो सेंस में आते हुए बोला। हे गाइस, ये सच में सावनी ही है ना? लुकिंग सो ब्यूटीफुल नाउ, शौर्य ने सावनी को देखते हुए जैसे ही कहा, तान्या ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस ली। हाँ यार, बहुत चेंज हो गई है ये, मैं तो पहचान ही नहीं पाई थी, पता नहीं मयंक कैसे पहचान गया। अविनाश ने सावनी के पास जाकर पूछा। हाँ, ये मयंक के फ्रेंड हैं, हम चारों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ओ, मतलब ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? ओके, तो तुम अपने फ्रेंड से बातें करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आप यहीं रुकिए ना, सावनी ने अविनाश का हाथ पकड़ते हुए कहा। अविनाश ने एक नज़र सावनी की तरफ देखा, फिर वो बिना कुछ बोले उसके पास ही रुक गया। उन दोनों को साथ देखकर तान्या और शौर्य की सवालिया नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थीं। हस्बैंड है उसके, मयंक ने धीमी आवाज में तान्या और शौर्य से कहा। तो उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सर, डिनर इज रेडी नाउ, एक वेटर ने रजत सिन्हा से आकर कहा। तो वो वहां मौजूद सभी लोगों को फूड स्टॉल की तरफ चलने के लिए बोले। पार्टी में मौजूद सभी लोग आपस में बातें करते हुए उस तरह जाने लगे। अभी हम घर कब जाएंगे? सावनी ने अचानक ही अविनाश से पूछा। डिनर करने के बाद। क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें अच्छा नहीं लग रहा यहाँ। ऐसा क्यों?
तुम्हें तो खुश होना चाहिए इतने दिनों बाद अपने फ्रेंड से मिलकर, लेकिन हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन क्यों? आपको कुछ याद ही नहीं रहता? हमें बात ही नहीं करनी आपसे। सावनी अविनाश से अपने हाथ छुड़ाते हुए नाराजगी से बोलकर आगे बढ़ गई। देखो, तुम बिना वजह बताए मुझसे नाराज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं हम नाराज। ठीक है, हो जाना, मगर डिनर करने के बाद। अविनाश सावनी का हाथ वापस पकड़ते हुए बोला। हाउ स्वीट टुगेदर। मयंक उन दोनों की नोकझोंक देखकर मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों की। माही मयंक का हाथ थामते हुए बोली। उन दोनों की बातें सुनकर तान्या शौर्य का हाथ पकड़कर उन दोनों के पास आकर बोली। क्या बात है, बड़े स्वीट और प्यारे लग रहे हैं वो दोनों। हमारे बारे में तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा तुम दोनों ने। क्या करें, हमें झूठ बोलना नहीं आता। मयंक और माही एक साथ बोले और तेजी से फूड स्टॉल की तरफ बढ़ गए। यू टू। तान्या गुस्से से उन दोनों को जाते हुए देखकर बोली। तुम कहाँ गुम हो? शौर्य को खामोश देखकर तान्या उसे घूरते हुए पूछा। कहीं तो नहीं, चलो चलकर कुछ खाते हैं। शौर्य ने तान्या का हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ते हुए कहा। तान्या बिना कुछ बोले खामोशी से अपना हाथ देखते हुए शौर्य के पीछे चली गई। हम डिनर कर चुके हैं, अब घर चलें। शौर्य की नजरें खुद पर महसूस कर बेचैन हो रही सावनी ने अविनाश का हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहा। सावनी के चेहरे पर इस तरह घबराहट के भाव देखकर अविनाश ने बगैर कोई सवाल किए कहा। चलो ओके, चलकर सभी को बाय बोलते हैं, फिर चलते हैं। ओके, सावनी ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने एक साथ सबको बाय किया और वहां से तुरंत पार्किंग एरिया में चले गए। तुम ठीक हो ना? कार में बैठने के बाद अविनाश ने सावनी का हाथ थामते हुए कहा। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है और चक्कर के साथ साथ वोमिटिंग होने वाली फीलिंग आ रही है। रिलैक्स, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम घर चलते हैं ना प्लीज। ओके कहकर अविनाश ने कार स्टार्ट की तो सावनी ने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर अविनाश के कंधे पर टिका लिया। 1 घंटे बाद वो अपने घर पर थे। घर पहुंचते ही सावनी किचन की तरफ जाने लगी तो अविनाश ने उसे रोकते हुए पूछा। कहाँ जा रही हो तुम? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? हाँ, वो नींबू पानी। ठीक है, तुम जाकर चेंज कर लो, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन हम खुद से। कहा ना मैं ले आऊंगा। अब तुम खुद से जा रही हो या मैं तुम्हें उठाकर ले चलूं? अविनाश ने जैसे ही सावनी की तरफ बढ़ते हुए कहा, वो झट से अपने रूम की तरफ भाग गई। उसके जाते ही अविनाश मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गया। सावनी चेंज करके अपने बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बाद अविनाश रूम में नींबू पानी लेकर आया। सावनी उसे देखते ही तुरंत उठकर बैठ गई। उसने झट से अविनाश से नींबू पानी लेकर पी लिया। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अविनाश ने सावनी के पास बैठते हुए बोला। अब कुछ बेटर लग रहा है। डोंट वरी, आप जाकर चेंज कर लीजिए। सावनी ने हल्की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। अविनाश ने अपना सर हिलाया और कबर्ड से कपड़े लेकर वो चेंज करने चला गया। जब वो वापस आया तो सावनी अपनी आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी। अविनाश उसे देखकर बेड की तरफ बढ़ गया। बेड पर बैठते हुए उसने साइड टेबल पर रखे हुए अपने फोन को उठाकर देखा तो उस पर कई मैसेज आए हुए थे। मैसेज देखते ही अविनाश के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उसने सावनी को सोता देखकर उसे ब्लैंकेट से कवर किया और वहां से तुरंत लिविंग एरिया की तरफ चला गया। उसके जाते ही सावनी ने अपनी आंखें खोली और बेड से उठकर वो कबर्ड की तरफ दूसरी तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस बेड पर आई तो उसके हाथ में ग्रीन कलर की एक डायरी थी। उसे लेकर वो बेड पर बैठ गई। लगभग 10 मिनट तक उसने उस डायरी में कुछ लिखा, फिर उसे बंद करके उसने साइड टेबल पर रख दिया। डायरी रखने के बाद सावनी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद से कहा, अभी कहाँ गए? अब तक आए क्यों नहीं? थोड़ी देर दरवाजे की तरफ देखने के बाद जब अविनाश उसे आते नहीं दिखे तो वो रूम से बाहर निकलकर लिविंग एरिया की तरफ चली गई। अभी इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सावनी ने अविनाश को लैपटॉप में बिजी देखकर पूछा। कुछ प्लेयर्स के लिए रिव्यू आए थे, उन्हें गेम्स में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन बता रहा हूँ उन्हें। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सो रही थी ना? नहीं, हम सो नहीं रहे थे, बल्कि सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नींद ही नहीं आई और आप भी नहीं दिखे तो हम यहाँ चले आए। आप अपना काम कीजिए, हम यहीं आपके पास बैठ जाते हैं, जब नींद आएगी तो चले जाएंगे। लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लग सकता है,
कोई बात नहीं, हम तब तक कोई नॉवेल पढ़ लेंगे, कहते हुए सावनी डेस्क से एक किताब लेकर वहां रखे स्विंग चेयर पर बैठ गई। अविनाश उसे देखकर वापस अपना काम करने लगा। सावनी का ध्यान किताब से ज्यादा अविनाश पर था। उसे देखते हुए उसकी आंखों में अचानक से नमी और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अविनाश को देखते हुए उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। किताब उसके चेहरे के सामने होने के कारण अविनाश को पता ही नहीं चला, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब सावनी ने अपने हाथ को दूसरी तरफ करना चाहा, तो उसके हाथ से किताब छूटकर नीचे गिर गई। गिरने की आवाज़ सुनकर अविनाश ने सावनी की तरफ देखा। सावनी को इस तरह चेयर पर सोता देख वो तुरंत लैपटॉप बंद करके उसके पास चला आया। पास आकर उसने सबसे पहले सावनी के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे की तरफ किया, फिर उसका हाथ पकड़कर वो कुछ पल यूं ही उसके चेहरे को देखने लगा। सावनी, अविनाश ने धीमी आवाज में कहा, मगर सावनी के रिस्पांस न देने पर वो तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंचते ही उसने सावनी को बिस्तर पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से ढक दिया। कुछ देर सावनी के बालों को सहलाने के बाद वो लाइट ऑफ करने के लिए जैसे ही बेड से उठा, अचानक उसका हाथ साइड टेबल पर लगा और उस पर रखी डायरी नीचे गिर गई। अविनाश ने आगे बढ़कर तुरंत वो डायरी उठा ली। डायरी खुली होने के कारण रूम में चल रहे पंखे की हवा से उसके पन्ने फड़फड़ाने लगे। फड़फड़ा रहे उन पन्नों को संभालकर अविनाश ने वो डायरी साइड टेबल पर रखनी चाही, तो उसकी नज़र डायरी के कवर पेज पर चली गई, जिस पर लिखा हुआ था, मेरी कहानी मेरी जुबानी। उसे देखते ही पता नहीं अविनाश को क्या सूझा। उसने डायरी खोलकर पढ़ना चाहा। उसके मन में पहले तो ख्याल आया ना पढ़ने का, मगर पूरा नहीं पढ़ूंगा कहकर उसने वो ख्याल तुरंत ही झटक दिया और डायरी पढ़नी शुरू कर दी। आज कॉलेज का पहला दिन था। बहुत खुश और एक्साइटेड थे हम कॉलेज जाने के लिए, मगर जब कॉलेज पहुंचे तो सारी खुशी और सारी एक्साइटमेंट आंसुओं में तब्दील हो गई। हमारी स्कूल फ्रेंड माही ने हमें किसी अजनबी की तरह इग्नोर कर दिया। वजह छोटी थी, लेकिन कभी छोटी सी वजह भी उसे ज़्यादा हर्ट कर जाती है। मन तो कर रहा था उसी वक्त घर वापस आ जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया ये तो अब रोज झेलना है। अगर अभी से हार मान गई तो आगे कैसे झेलूंगी। फिर किसी तरह खुद को संभाला और रुक गई। अपने सारे सब्जेक्ट की क्लास अटेंड की और घर वापस आ गई। घर वापस आते ही पड़ोस की आंटी से पता चला माँ की अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से पापा उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये पता चलते ही मन किया कि बस चीख चीख कर रो दूं। पता नहीं क्यों बचपन से जब भी हमें माँ के कंधे की जरूरत होती है वो हमारे पास नहीं होती। अगर होती भी है तो उनके कंधे पर चाहते हुए भी सर नहीं रख पाते हम, क्योंकि वो खुद तकलीफ में रहती हैं। फिर हम अपनी परेशानी उन्हें बताकर और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए आज तुमसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार है जब तुमसे कुछ शेयर कर रहे हैं। वैसे तो पहले भी कई बार मन किया, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अकेला फील कर रहे हैं हम। पता है हम में मौजूद खामियां हमें तब तक हर्ट नहीं करती जब तक हम उन खामियों को लेकर कोई दूसरा हमें नीचा ना दिखाए, और जब उन दूसरे लोगों में कोई ऐसा शख्स शामिल हो जाए जिसे आप दिल से अपना मानते हो तो तकलीफ कुछ ज़्यादा ही होती है। हमें तो बचपन से दूसरे और अपने सभी हर्ट करते आए हैं। वजह हमारा रंग है, सांवले रंग के हैं हम। आज तुमसे शेयर कर रहे हैं तो सोच रहे हैं अपने बारे में सब कुछ बता ही दें, तो शुरुआत अपने नाम से करते हैं। हमारा नाम सावनी है, सावनी श्रीवास्तव। हमारा नाम हमारी दादी ने रखा था। वो बताती थी माँ पापा की शादी के 7 साल बाद हम हुए हैं, वो भी हम तमाम मन्नतों के बाद। हम अपने माँ पापा की इकलौती संतान हैं। शायद इकलौते ना होते अगर हमारे जन्म के बाद माँ बीमार ना हो जाती। वैसे इकलौते से याद आया, दादी कहती थी कि हमारे खानदान में न जाने क्यों सालों से इकलौते बच्चे ही होते हैं। जैसे तुम्हारे पापा इकलौते हैं और उनके पापा भी इकलौते थे, वैसे हम और तुम्हारी माँ भी इकलौती हैं और तुम भी इकलौती। हमारे जन्म के बाद माँ के बीमार हो जाने पर हमारा बचपन दादी के ही गोद में बीता। बहुत प्यार करती थी वो हमें। उन्हीं ने हमारा नाम रखा सावनी। रखा दरअसल हम सावन के महीने में हुए थे, इसलिए दादी हमारा नाम श्रावणी रखना चाहती थी, लेकिन वो श्रा का उच्चारण मुश्किल से कर पाती थी। इसी वजह से जब नामकरण के वक्त पंडित जी ने नाम पूछा तो वो श्रावणी की जगह सावनी बोल गई और पंडित जी ने तुरंत चावल पर उकेर दिया।
हमारा नाम। फिर सबने हमें सावनी बुलाना शुरू कर दिया। हमारे घर में दादी, पापा, माँ और हम रहते थे। पापा लेक्चरर थे, माँ हाउसवाइफ और दादी भी हाउसवाइफ ही थी। पापा गंभीर इंसान थे और माँ अपनी बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी, इसलिए हम बचपन से अपनी दादी के ज़्यादा करीब थे। पापा के गंभीर मिजाज के होने के कारण हम उनसे अक्सर दूर ही रहते थे। बस स्टडी से रिलेटेड कुछ पूछना होता था तभी उनसे बोलते थे, या फिर काम की वजह से माँ से भी कम ही बोलते थे और दादी से बहुत ज़्यादा बोलते थे। तभी तो उनके जाने के बाद बिल्कुल अकेले से हो गए हैं हम। इंटर में थे हम जब दादी की डेथ हुई। उनके जाने के गम में ही हम इंटर में बस पासिंग मार्क्स ला पाए थे। माँ की तबीयत भी उसी वक्त बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। हमने कितनी बार पापा से पूछा माँ को क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। दादी कहती थी शादी के 5 साल बाद भी जब माँ को बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। उन्होंने चिंता में अपना शरीर जलाना शुरू कर दिया और जब हम हुए तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई और बीमार रहने लगी। लेकिन हमारे होने की खुशी ने उन्हें ठीक कर दिया। लेकिन उनके मिजाज में परिवर्तन आ चुका था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली और चिड़चिड़ी हो गई थी। हाई स्कूल में थे हम जब माँ को अचानक से सर दर्द होने लगा। पहले तो उन्हें दर्द की दवा खाकर इग्नोर किया, लेकिन जब दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो डॉक्टर को दिखाया। उस दिन से उनकी दवा शुरू हो गई और घर के आधे काम की जिम्मेदारी हमारे सर पर आ गई, क्योंकि दादी भी उस वक्त उम्र के आखिरी पड़ाव में थी। उनकी भी तबीयत अक्सर खराब हो जाया करती थी। जब से माँ डॉक्टर को दिखाकर आई थी, घर में अलग ही टेंशन का माहौल बना हुआ था। हम उस वक्त तो जान नहीं पाए कि माँ को हुआ क्या है, लेकिन आज जानकर रहेंगे। माँ पापा आए उससे पहले ही हम माँ की पुरानी रिपोर्ट्स देखने लगे। क्या पता उससे कुछ पता चल जाए। फिलहाल हम जा रहे थे माँ की रिपोर्ट देख कर आते हैं, फिर जो पता चलेगा तुम्हें भी बताएंगे। कल हमने बहुत ढूंढा मगर माँ के रिपोर्ट्स नहीं मिले और माँ पापा भी आ चुके थे। माँ आते ही अपने रूम में चली गईं। हम उनके पास पहुंचकर उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगे। उन्होंने बताया बीपी लो हो गई है और वीकनेस बढ़ गई है। उनकी बातों पर हमें हमेशा की तरह यकीन नहीं हुआ, लेकिन हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। वो वैसे ही तकलीफ में थीं। हमने उन्हें आराम करने के लिए कहा और डिनर तैयार करने चले गए थे। आज हम कॉलेज भी नहीं गए क्योंकि माँ पापा किसी काम से नानी के घर गए हुए हैं। वैसे कॉलेज जाने का हमारा भी मन नहीं था, लेकिन हमें एक बात समझ ही नहीं आ रही, नाना नानी तो अब रहे नहीं, फिर माँ पापा वहाँ क्यों गए हैं। एक तो माँ पापा कभी सवालों का सही जवाब नहीं देते। खैर अब हम जाकर थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं तुमसे। कभी कभी एक साथ मन में कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब मिलता ही नहीं, मिलती है बस खामोशी और दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ अल्फाज। आज कॉलेज गए थे हम, हमें पता नहीं था आज कॉलेज में फ्रेशर पार्टी रखी गई है। जब वहाँ पहुँचे तब समझ में आया। सब हमें अजीब नज़रों से घूर रहे थे, शायद हमारे कपड़ों की वजह से। कॉलेज में मौजूद सभी लोगों ने पार्टी के हिसाब से कपड़े पहन रखे थे और हमने एक सिंपल सा पिंक कलर का सूट। सीनियर और जूनियर सभी मौजूद थे वहाँ। म्यूजिक और शोर शराबे के बीच सब आपस में बातें करते हुए मस्ती कर रहे थे। हम उन लोगों से अलग एक किनारे खामोश बैठे सबको देख रहे थे। सब काफी खुश नजर आ रहे थे। सबकी नजरों से बचकर माही अचानक से हमारे पास आकर इधर उधर देखते हुए बोली, क्या ढंग की कोई ड्रेस नहीं थी तुम्हारे पास जो ये पहनकर चली आई। माही की बातें सुनकर हमें बुरा लगा, लेकिन हमने उसे न जताते हुए कहा, हमें नहीं पता था आज पार्टी होने वाली है। तुम्हें पता होता तो भी तुम इसी तरह का ही कुछ पहन कर आती। आखिर ऐसे कपड़े ही पसंद करती हो ना तुम। वो व्यंग से कहकर जाने के लिए मुड़ी, मगर अचानक सामने से आते कुछ लोगों को देखकर वो रुक गई। उसके रुकने के बाद हमने उनकी तरफ अपनी नजरें उठाई। सामने 2 लड़के और एक लड़की मुस्कुराते हुए माही के पास खड़े थे। हे माही, किससे बात कर रही थी तुम? क्या वो तुम्हारी दोस्त है? उन दोनों में से एक लड़के ने हमारी तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माही मेरी तरफ देखकर मुझे घूरने लगी। नहीं, हम इनके दोस्त नहीं हैं, हम बस इनके क्लासमेट थे, साथ में पढ़ते थे मगर साथ नहीं रहते थे। माही के मनोभावों को समझते हुए हमने
उस लड़के को जवाब दिया और वहाँ से जाने लगे। आज हमें एहसास हो गया था, स्कूल टाइम में हमारी क्लासमेट जो हमसे कहा करती थी कि माही ने बस तुमसे मतलब से दोस्ती कर रखी है, वो सच था। वैसे हमें भी पता था, जब वो कभी हमारे बारे में बातें ना करके बस अपने होमवर्क करवाने और अपनी फाइल से लेकर वो सारे सब्जेक्ट जो उसकी समझ के बाहर थे उन सबको हमें सौंप कर कंप्लीट करवाती, अपनी दोस्ती का वास्ता देकर। हे, कहाँ जा रही हो तुम? पार्टी तो उस तरफ चल रही है ना? उस लड़के ने हमें रोकते हुए कहा। हमें कुछ समझ ही नहीं आया हम क्या कहें। हम बस खामोशी से कभी उस लड़के की तरफ, कभी पार्टी वाली जगह को देखने लगे। हमें खामोश देखकर वो लड़का हमारे पास आकर हमें देखते हुए बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहकर हमने खामोशी से सर हिलाया। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? उसने मुझसे पूछा। सावनी श्रीवास्तव। ओ हाय सावनी, मेरा नाम मयंक है, मयंक शर्मा। वैसे तुम्हारा नाम बहुत अलग है। अलग है या अजीब है? इससे अच्छा तो ये सावली नाम रख लेती, इस पर सूट भी करता। उन दोनों लड़कों के साथ आई लड़की अचानक से हंसते हुए बोली, ओ तानिया, तुम भी ना? हे सावनी, डोंट माइंड, इसकी आदत है मजाक करने की, मयंक ने स्माइल करते हुए कहा। कितनी बार कहा है मुझे तानिया नहीं तान्या कहा करो, उस लड़की ने मयंक को घूरते हुए कहा और तुरंत वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गई। हे गाइस, क्या हुआ? तान्या गुस्से में क्यों गई है यहाँ से? और ये लड़की कौन है? पहले कभी नहीं देखा इसे। दूसरा लड़का जो कानों में ब्लूटूथ लगाए किसी से बात कर रहा था, मयंक के पास आते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ यार। तान्या को तानिया बुला दिया फिर से। खैर छोड़, इनसे मिलो, ये है सावनी श्रीवास्तव। हम लोगों की तरह न्यू एडमिशन लिया है इन्होंने, लेकिन लगता है कॉलेज काफ़ी लेट से ज्वाइन किया है, इसलिए हम अभी तक मिले नहीं इनसे। मयंक उस लड़के को हमारे बारे में बताने के बाद हमें उसके बारे में बताने लगा। हे सावनी, ये है मेरा फ्रेंड सौर्य सिन्हा, और जो अभी अभी गई है वो तान्या थी। माही शर्मा को तो तुम पहले से ही जानती हो। मयंक की बात सुनकर हमने सौर्य की तरफ ध्यान से देखकर हाय बोला। उसने भी बदले में हाय बोला। उसके हाय बोलने के तरीके से लग रहा था वो मेरे बारे में जानने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी नजरें बार बार उस तरफ जा रही थी जहां तान्या गई थी। ओके, अब हम चलते हैं, हमने मयंक से कहा और तेजी से वहां से गेट के बाहर चले आए। हालांकि पार्टी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन हमारा रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए हमने घर वापस आने का फैसला किया। घर पर आ जाने के बाद माँ को बता दिया कि पार्टी में हो रहा शोर शराबा हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हम वापस आ गए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया तो हम सीधे तुम्हारे पास आ गए, बातें जो करनी थी तुमसे। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा रोना आता है, मन करता है बस रोते रहें और तब तक रोते रहें जब तक मन हल्का ना हो जाए। लेकिन हमें लगता है हमारा मन भी कभी हल्का नहीं होगा, हमें अक्सर लोगों के इस रवैये का शिकार होना पड़ेगा। वैसे बचपन से ही होते आए हैं इस रवैये का शिकार, लेकिन तब उतना फर्क नहीं पड़ता था जितना आज पड़ता है। जब भी कभी रिश्तेदार की शादी में जाते थे, वहाँ कोई ना कोई माँ से बातें करते मिल जाते थे, जो हमारे चेहरे को गौर से देखते हुए कहते थे, आपकी बेटी ना तो आप पर गई है, ना ही अपने पापा पर, रंग की सांवली है, शादी ब्याह में बड़ी परेशानी होगी। पर एक बार तो हमारी ही उम्र की लड़की ने, जो कि रिश्तेदार से हमारी कजिन लगती थी, वो हमारे चेहरे को देखते हुए बोली, आप अपना सांवलापन दूर करने के लिए कौन सी क्रीम लगाती हैं? उसकी बात सुनकर हमें गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर अचानक से रोने का मन हो गया। उस लड़की ने जब वापस से हमसे वही पूछा तो हम थोड़ी तेज आवाज में बोले, कोई क्रीम नहीं लगाते। हमारी बात सुनकर वो हैरानी से हमारी तरफ देखकर बोली, अरे क्यों नहीं लगाती हैं आप? आपको लगाना चाहिए। आपको पता है मार्केट में तो एक से एक क्रीम आती हैं। उसने एक दो क्रीम के नाम भी बताए थे। फिर हमारे रंग से उसकी नज़रें हटकर हमारे कपड़े पर चली आईं। उसने कपड़े पर भी एडवाइस देनी शुरू कर दी। आपको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और हो सके तो स्टाइलिश कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे बहनजी टाइप कपड़े आजकल कौन पहनता है? इन सब वजह से हम अक्सर ही कहीं आने जाने से मना कर देते थे। माँ पापा मान जाते तो हम दादी के साथ घर पर रुक जाते थे, और अगर नहीं मानते तो हमें जाने पड़ता। लेकिन हम जाकर भी वहाँ मौजूद नहीं रहते जहाँ जाकर सब फंक्शन एंजॉय करते। वहीं हम चुपचाप एक किनारे बैठ जाते और कोशिश करते कि हमारे आसपास आकर बैठकर हमारे रंग रूप और कपड़ों पर कमेंट न पास कर पाए।
उस लड़की की बातों को याद करते हुए हमें याद आया, माही भी अक्सर हमें कपड़ों को लेकर एडवाइस दिया करती थी। वो कहती थी, तुम चाहो तो अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनकर खुद को अच्छा दिखा सकती हो, लेकिन पता नहीं तुम ये बहनजी टैप नीला पीला लाल कहाँ से उठा लाती हो। बहुत से लोग ऐसे रंग के होते हैं, पता है वो लोग खुद को अच्छा दिखाने के लिए मेकअप और कपड़े का सहारा लेते हैं। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। माही की बातें मुझे बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि हम उसे अपना दोस्त मानते थे, लेकिन हमने कभी उसके कहे अनुसार कुछ नहीं किया। हम जैसे रहते थे वैसे ही रहना चाहते थे। हमें आदत हो गई थी ऐसे कपड़े पहनने की, हम उसी में कंफर्टेबल रहते थे। बचपन में अक्सर हमारे लिए कपड़े दादी लाती थी, और जब हम बड़े हुए तो हम भी उनके साथ जाकर उनके ही पसंद किए हुए कपड़े लेते। वो अक्सर हमें सूट सलवार कुर्ती लेगी या फ्रॉक सूट लेकर देती थी। हमें इन कपड़ों में कभी कोई बुराई ही नहीं दिखी, इसलिए हम इसी तरह के कपड़े पहनने लगे और अब हमेशा ऐसे ही पहनेंगे। पता नहीं लोग अपनी पसंद दूसरों पर क्यों थोपना चाहते हैं। पता नहीं क्यों लोग चाहते हैं सामने वाला उनके हिसाब से हो, खूबसूरत हो, अच्छा दिखने वाला हो, अच्छा पहनने वाला हो। पता नहीं लोग रंग रूप और पहनावे को लेकर इतने जजमेंटल क्यों होते हैं, इतनी अहमियत क्यों देते हैं लोग चेहरे की खूबसूरती को। क्या हम जैसे लोगों को हक नहीं है कि हमें भी लोग अच्छे से ट्रीट करें? हमें समझ नहीं आता कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही नहीं एक्सेप्ट कर सकते लोग, और अगर नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो इस तरह हमारी तौहीन करके हमें हर्ट तो ना करें। आज बहुत ज़्यादा बातें कर ली हमने तुमसे, अब फिर मिलते हैं जल्दी ही एक बार फिर से अपनी दुख सवाल और शिकायत भरी बातें लेकर। तब तक के लिए अलविदा। सावी। सावी ये तुम्हारा नाम जो हमने रखा है, हमारे नाम से बना, जैसे लोग बनाते हैं निकनेम अपना। आज तक हमें किसी ने निकनाम नहीं दिया, तो हमने तुम्हारे लिए अपने नाम से अपना बना दिया। वैसे अच्छा है ना, अब तुमको इसी नाम से बुलाएंगे। ओके साबी, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। आज पूरे 2.5 साल बाद बात कर रहे हैं हम तुमसे साबी। इन 2.5 सालों में क्या हुआ तुम्हें सब बताना है। ये भी बताना है कि अचानक तुमसे बातें करनी क्यों बंद कर दी थी हमने, और आज क्यों बात कर रहे हैं। पता है अगले महीने फाइनल ईयर के एग्जाम खत्म होते ही शादी होने वाली है हमारी, मगर हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। खुश होने वाली कोई बात ही नहीं है। ये शादी बस माँ की वजह से हो रही है। ऑपरेशन के बाद भी माँ को लगता है वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगी, इसलिए वो चाहती हैं हमारी शादी उनके रहते हो जाए। पापा ने भी उनकी बात मान ली, लगे रिश्ता खोजने, और इत्तेफाक देखो उन्हें इतनी जल्दी रिश्ता भी मिल गया। अविनाश नाम है लड़के का, पता नहीं कैसे पसंद कर लिया उसने हमें। हमें लगता है उसकी भी कोई मजबूरी होगी, तभी वो शादी के लिए मान गया, वरना जो दिखने में इतना अच्छा है और अच्छी जॉब वाला हो, वो भला हम जैसी लड़की को क्यों पसंद करता। सच कहें तो हम शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। काश कि माँ हमारी शादी को लेकर इस तरह से जिद ना करती, तो हमें शादी ना करनी पड़ती। अब हम कुछ नहीं कर सकते माँ की बात मानने के सिवा, लेकिन खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हम। जब भी घर पर अविनाश के बारे में बात होती है, न जाने क्यों हमें शौर्य की कई बातें याद आ जाती हैं। अब शौर्य ने क्या और क्यों कहा, ये बताने से पहले हम इन 2.5 सालों में क्या हुआ ये सब तुम्हें बताते हैं। उस दिन माँ पापा नाना नानी के घर से आने के बाद थोड़े परेशान हो गए थे। हमने वजह जानने की कोशिश की तो माँ ने बताया नाना नानी ने जो जमीन हमारे नाम कर दी थी उस पर कुछ लोग जबरन कब्जा करके बैठे हैं। उसी सिलसिले में वो परेशान हैं, पता नहीं क्यों, मगर उस दिन उनकी बातों से हमें संतुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन कई बार उनकी तबीयत को लेकर पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। हर बार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो कहकर बात टाल देती। हमारा तो कॉलेज जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था, लेकिन माँ पापा डेली जाने के लिए कहते थे तो जाना पड़ता था। डेली जाने से कुछ लोगों से पहचान हो गई थी, वो थोड़ी बहुत बातें करते थे हमसे, मगर हमें तो एक दोस्त चाहिए था जो हमारा इंतजार करता हुआ दिखे, हमारे लिए अपनी सीट पर जगह बनाकर रखे। मगर महीने हो गए थे, ऐसा कोई नहीं मिला था। एक मयंक था जो कभी अपनी सीट पर बैठने के लिए बोल देता था, या अगर मेरी सीट खाली देखता तो मेरे पास आकर बैठ जाता था। वो थोड़ी बहुत बातें करता था मुझसे,
पास मेरे बैठा रहता, मगर उसका ध्यान माही पर रहता था। उसकी आंखों से पता चलता था वो माही को पसंद करता है, लेकिन माही शायद उसके लुक की वजह से उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने एक बार स्कूल में बताया था उसे हैंडसम और गुड लुकिंग लड़के पसंद हैं, और मैंक में इन दोनों चीज़ों की कमी थी। हम जब भी नोटिस करते, माही की नज़रें शौर्य पर ही होती, और शौर्य की हर उस लड़की पर जो दिखने में बेहद सुंदर दिखती थी। उन सुंदर लड़कियों में तान्या भी थी, लेकिन वो शौर्य को भाव नहीं देती थी। वैसे माही भी सुंदर थी, मगर तान्या से थोड़ी कम, इसलिए शौर्य उसे भाव नहीं देता था। तुम भी क्या सोच रही होगी ना साबी, हम क्या क्या बता रहे हैं तुमसे, मगर क्या करें, कॉलेज में पढ़ाई से ज़्यादा यही सब होता था, और हमें ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। जो चीज़ें आज तक हम सिर्फ मूवीज़ और सीरियल में देखते थे, उन्हें ऐसे रियल में देखना सच में अमेजिंग लग रहा था। पता नहीं क्यों खुशी ज़्यादा दिनों तक हमारे पास ठहरती ही नहीं। जब हमारा मन लगने लगा था कॉलेज में, तब माँ अचानक बीमार हो गई और हमें कॉलेज जाना छोड़ना पड़ा। हमें लगा हर बार की तरह माँ कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएंगी, लेकिन उस दिन पापा की बातों को सुनकर अंदाजा हो गया कि माँ को कोई बड़ी बीमारी है। दरअसल पापा अपने रूम में किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। हम अचानक उनके कमरे में पहुँच गए, जहाँ वो गुस्से में बोल रहे थे, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर कुछ महीनों में पैसों का इंतजाम करके मेरी बीबी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। पापा की बात सुनते ही हम तुरंत माँ के पास चले आए। माँ किचन में काम कर रही थी। पापा की बात सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। हम आकर माँ से लिपट गए और रोते हुए बोले, आपने हमें क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया हमसे अपनी बीमारी के बारे में? अगर आज पापा की बातें नहीं सुनते तो हमें तो पता ही नहीं चलता। बताइए आखिर क्यों नहीं बताया? माँ हमें चुप कराते हुए बोली, कैसे बताते हम तुम्हें सावनी, हम तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते थे हमारे बारे में सोच सोच कर तुम उदास रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दे पाओ। शांत हो जाओ मेरी बच्ची, हमें कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। इस दुनिया में बहुत से लोगों को कैंसर होता है और वो ठीक हो जाते हैं, हम भी ठीक हो जाएंगे। उस दिन माँ की बातों से हमें पता चला उन्हें कैंसर है। उस दिन शायद पहली बार हम माँ के गले लगकर रोए थे। उस दिन हमने एक एक करके उनसे सारी बातें जानी। उन्होंने बताया जब हम 12th में थे तब उन्हें पता चला उनकी बीमारी के बारे में। उन्हें उस समय सिर्फ ट्यूमर था। उन्हें दर्द तो जब हम 10th में थे तभी से होता था, लेकिन वो ऐसे ही दवा खाकर उस दर्द को बर्दाश्त करती रही। उस समय दादी भी बीमार थी, इसलिए माँ पापा ने हमें नहीं बताया। डॉक्टरों ने उसी वक्त ऑपरेशन की सलाह दी थी, मगर दादी की दवा और माँ की 2 सालों से चल रही दवा, इन सब के पीछे हो रहे खर्च के बाद पापा के पास इतना बजट नहीं था, इसलिए नाना नानी की दी हुई संपत्ति बेचकर माँ का ऑपरेशन कराना चाहा। लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो बेच ही नहीं पा रहे थे, जिस वजह से माँ का ऑपरेशन समय पर नहीं हो पाया और ट्यूमर से धीरे धीरे कैंसर फैल गया। माँ की बीमारी के बारे में जानने के बाद हमने कॉलेज जाना छोड़ दिया। माँ पापा बहुत कहते, लेकिन हमारा एक ही जिद रहता, जब तक माँ का ऑपरेशन सही नहीं हो जाता और माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, हम कॉलेज नहीं जाएंगे। कुछ महीनों बाद जब पापा ने पैसों का इंतजाम कर लिया तो हम माँ को लेकर मुंबई गए, जहाँ माँ का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद माँ की देखभाल ही हमारा सारा समय गुजरता था। हमारे एग्जाम के टाइम पापा ने कुछ दिन की छुट्टी लेकर माँ का ख्याल रखा जब तक हम एग्ज़ाम देने गए थे, वरना हम जाना ही नहीं चाहते थे। माँ के ठीक हो जाने के बाद भी हम सेकेंड ईयर में भी नहीं जा रहे थे कॉलेज, बस घर पर पढ़ते और जब कुछ ज़रूरी होता तो चले जाते। लेकिन फाइनल ईयर में माँ ने हमें ज़बरदस्ती भेजना शुरू कर दिया था। इतने दिनों बाद कॉलेज जाने पर मयंक ने ना आने की वजह पूछी तो हमने उसे माँ के बारे में बता दिया। उसके साथ माही भी मौजूद थी, उसने भी सुना। उस दिन से पता नहीं क्या हुआ, वो हमसे पहले की तरह बोलने लगी, लेकिन हम उसके क्लोज नहीं होना चाहते थे, बस उसके बोलने पर बोल दिया करते थे। उसके बिहेवियर में बदलाव आ चुका था। वो अब शौर्य की जगह मयंक के साथ ज़्यादा रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो शौर्य से किसी बात पर नाराज हो, और शौर्य का मिजाज भी बदला हुआ सा लग रहा था। वो अक्सर मेरी सीट पर आकर बैठ जाता था, हमसे बातें करता था,
बातों ही बातों में हमारा हाथ पकड़ लेता था। हमें ये सब अजीब लग रहा था, मगर अच्छा भी। शौर्य जैसा पर्सनालिटी वाला लड़का, जिसकी अटेंशन पाने के लिए अक्सर लड़कियां उसके आसपास भटकती रहती थीं, वो इस तरह हमें अटेंशन दे रहा था। ये सोचकर हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, लेकिन एक बात हमें परेशान कर रही थी, और वो थी तान्या की अनुपस्थिति। मैंने एक बार मयंक से उसके कॉलेज न आने की वजह पूछी, तो उसने बताया किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रही। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जहां हम एक दोस्त खोज रहे थे जो हमारी केयर करे, हमसे बात करे, हमारे लिए सीट छोड़कर रखे, वही अब हमारे पास दो शख्स मौजूद थे। एक था मयंक, जो मेरा अच्छा दोस्त बन गया, और दूसरा था शौर्य, जो दोस्त से बढ़कर लग रहा था। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके और मेरे बीच क्या है। मुझे उससे बातें करना, उसका हाथ पकड़ना और उसका मेरे कंधे पर हाथ रख देना, हमसे टिककर खड़े हो जाना, सब कुछ अच्छा लग रहा था। इन दिनों माँ की हेल्थ भी सही लग रही थी। लेकिन हमने कहा था ना, खुशियाँ हमारे पास ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। वही होने वाला था हमारे साथ। तान्या ने कॉलेज फिर से ज्वाइन कर लिया था। उसके आते ही शौर्य उसके साथ रहने लगा। उसने हमें बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया। हमें उसके तान्या के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका इस तरह से हमें पूरी तरह इग्नोर करना बहुत तकलीफ दे रहा था। मयंक हमारी तकलीफ को बखूबी समझता था। उसने हमें समझाया भी, जितनी जल्दी तुम खुद को संभाल लो उतना ही अच्छा है। शौर्य से तुम किसी प्रकार की उम्मीद मत रखो, यही बेहतर है। वो बस किसी वजह से तुम्हारे साथ था। वो हमेशा से तान्या के पीछे था, मगर तान्या उससे दूर भागती रही है, क्योंकि शौर्य में लॉयल्टी की कमी है। लेकिन इन दिनों तान्या जिस तरह से शौर्य के क्लोज हो रही है, मुझे लगता है वो भी शौर्य में इंटरेस्टेड है। मैं नहीं चाहता शौर्य से तुम उम्मीदें लगा के बैठो। मयंक की बातें हमारे समझ में आ रही थी, लेकिन इस उम्र में अट्रैक्शन हम पर कुछ ज़्यादा ही हावी रहता है। इस वजह से सब कुछ जानने के बाद भी हम शौर्य की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। वो था ही इतना अट्रैक्टिव, जैसे ही मौका मिलता हम किसी न किसी बहाने उसके पास चले जाते और उससे बातें करने की कोशिश करते। उसकी सीट खाली देखकर उसके पास बैठ जाते। जो तान्या को पसंद नहीं आ रहा था, वो शौर्य से दूरियां बनाने लगी, जो शौर्य को बुरा लग रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था हमारी वजह से। एक दिन तान्या और उसके बीच हमें लेकर बहस हो गई, जिसका गुस्सा शौर्य ने हम पर उतार दिया। पता नहीं किसने तान्या को ये बता दिया था कि हम और शौर्य पिछले दिनों बहुत क्लोज थे। बस उसी बात को लेकर तान्या शौर्य से सवाल जवाब कर रही थी, और उसी वक्त हम पहुंच गए। शौर्य को मुस्कुराते हुए हाय बोला और उसका हाल चाल पूछने लगे, क्योंकि वो 2 दिन कॉलेज नहीं आया था। हम उससे उसके कॉलेज न आने की वजह पूछ रहे थे। शौर्य हमारी तरफ न देखकर अनमने ढंग से जवाब दे रहा था। तान्या को हमारा शौर्य से इस तरह सब कुछ पूछना पसंद नहीं आया, और वो गुस्से से हमें और शौर्य को घूरते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही शौर्य का गुस्सा हम पर बरस पड़ा। क्या तुम में जरा भी सेंस नहीं है कि जब 2 लोग अकेले बात कर रहे हो तो बीच में आकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? वो गुस्से में हमें घूरते हुए बोला, सॉरी, वो 2 दिन से तुम कॉलेज नहीं आए थे, तो बस हम यही पूछ रहे थे तुम ठीक हो या नहीं, और हम बस जाने ही वाले थे। लेकिन हम शौर्य से माफ़ी मांग रहे थे, क्योंकि हमें एहसास हो गया था अपनी गलती का। मगर शौर्य पर हमारी माफ़ी का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो हमें डांटते हुए बोला, तुम्हारे एक सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। आज के लिए तो तुमने सॉरी बोल दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो तुम मेरे आसपास भटकती रहती हो, उसका क्या? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैं तुम में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं अच्छा लगता मुझे तुम्हारा यूँ मुझसे बातें करना, मेरे पास आकर बैठ जाना। जानती तुम्हारी वजह से तान्या मुझसे नाराज रहने लगी, लेकिन हमने ऐसा क्या कर दिया? पहले जब तुम हमसे बातें करते थे और हमारे साथ बैठते थे, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुमने ही तो शुरुआत की थी बातचीत की, और अब इस तरह से बोल रहे हो जैसे हम कोई अजनबी हैं, जबकि हमें लगता है हम क्या लगता है तुम्हें? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुमने सोच भी कैसे लिया ये? अरे पसंद और प्यार तो दूर की बात है, मुझे तो तुमसे बात करना और तुम्हारे साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगता। वो तो उस दिन माही ने मुझे अचानक से प्रपोज कर दिया और मैंने उसे मना कर दिया, जिसकी वजह से उसने मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है,
तुम्हें गलतफहमी है कि कोई भी लड़की तुम पर लट्टू हो जाएगी। तुम्हें लगता है कॉलेज की सभी लड़कियां तुम्हारी दीवानी हैं, जबकि वो सब बस सिर्फ टाइम पास के लिए तुमसे जुड़ती हैं, ना कि कोई तुम्हें पसंद या प्यार करती है। तुम्हारा बिहेवियर जिस तरह से है, उससे तो कोई लड़की तुमसे बात करना भी पसंद ना करे। तभी तो तान्या कभी तुम्हें भाव नहीं देती। अरे तान्या क्या, तुम्हें तो सावनी तक भाव नहीं देती। उस दिन माही की बातों ने मेरे ईगो को बहुत हर्ट कर दिया था और मैंने गुस्से में मन बना लिया था तुम्हें इम्प्रेस करने का। बस इस वजह से मैं तुम्हारे साथ था, ना कि तुम्हें पसंद या प्यार करने लगा था। प्यार का तो नहीं, लेकिन मैं हमेशा से तान्या को पसंद करता आया हूँ, और अगर कभी प्यार भी होगा तो मुझे लगता है उसी से होगा। मुझे नहीं पता था तुम मेरे बात करने और साथ बैठने को प्यार समझ लोगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं सॉरी सिन्हा तुम्हें पसंद करूंगा या प्यार करूंगा। ना तो तुम खूबसूरत हो, ना तुम्हें ढंग से कपड़े पहनने का सेंस, ना ही बात करने का ना कोई स्पेशल क्वालिटी। ऊपर से तुम इतनी सांवली भी कि उसके बावजूद तुमने मुझसे ये उम्मीद कर ली। खैर छोड़ो, अब सच्चाई तुम्हें पता चल गई है तो मुझसे दूर ही रहना। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मैं तान्या को खो दूँ। वैसे मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी, और ये रोना धोना बंद करो, इरिटेट हो रहा हूँ मैं। और यू आउट ऑफ माइंड, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बातों ने उसे कितना हर्ट किया है, और तुम हो कि अब उसके रोने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है। मयंक ने अचानक से वहाँ आकर कहा तो मैंने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। मैंने देखा तान्या, माही, मयंक सब वहाँ खड़े थे। सब मेरी तरफ सिंपैथी से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था उन्होंने सारी बातें सुनी हों। सबका पता नहीं, मगर माही ने सुनी थी, इसलिए वो सौर्य पर भड़क पड़ी और बोली, मैंने तो बस उस दिन गुस्से में कहा था, लेकिन तुमने मेरी बातों को सीरियसली ले लिया और अपने ईगो की वजह से तुम सावनी के इमोशंस के साथ खेलने लगे। कितने चीप हो तुम। जस्ट शट अप। तुम सब मुझे इस तरह सुनाना बंद करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, गलती सावनी की है। इसने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली थी मुझसे। सॉरी, हमें घूरते हुए बोला। इस बार हमें उसकी बात बर्दाश्त नहीं हुई और हमने लगभग चिल्लाते हुए कहा, कोई उम्मीद नहीं लगाई थी हमने तुमसे। हमें बस ये लगा था तुम हमें अपना दोस्त समझते हो, और यही बात हम कहने वाले थे, मगर तुमने हमारी बात सुने बिना ही हमें इतना कुछ सुना दिया। शुक्रिया हमें बताने के लिए कि हम दोस्ती के काबिल भी नहीं हैं। उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद हम पूरी तरह से टूट चुके थे। हम सौर्य को अपना दोस्त समझने लगे थे, ये शायद उससे बढ़कर, मगर वो सब सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि शायद हम काबिल ही नहीं हैं किसी की दोस्ती के। तभी तो पहले माँ ही, अब सौर्य ने ऐसा किया हमारे साथ। उस दिन से हमने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। माँ पापा से बोल दिया सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहते, मन करता तो कभी कभी पढ़ते, नहीं तो पूरा पूरा दिन खामोशी से कभी छत पर बैठकर तो कभी खिड़की के पास बैठकर गुजार देते। और रात को रोते हुए मन तो करता था माँ को बताएं सब, लेकिन बताने जैसा कुछ था ही नहीं। उस वक्त तुम्हारा ख्याल भी नहीं आया। माँ की बीमारी के बारे में जानने के बाद हमने तुम्हें कबर्ड के ऊपरी हिस्से पर रख दिया, और इन दिनों कभी अकेलापन भी महसूस नहीं हुआ हमें। मगर आज जब अचानक से माँ ने घर की साफ सफाई करवाई और बताया कि हमें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, हम शौक रह गए। हमारे मन में बहुत सवाल उठे, मगर माँ ने हमसे कहा वो सब कुछ समझा देंगी, वो बाद में बस हम इनकार ना करें। लड़के वाले के सामने जाने से उनकी बातों में एक बिनती झलक रही थी, जिसकी वजह से हम मना नहीं कर पाए और चले गए हम रेडी होकर उनके सामने। अजीब बात है, पहली दिखाई में ही हमें शगुन थमा दिया गया और हम मना ही नहीं कर पाए। अच्छा हुआ मना नहीं कर पाए, वरना माँ हर्ट हो जाती। अभी थोड़ी देर पहले हमें माँ ने बताया उन्हें लगता है वो अब और जी नहीं पाएंगी। उन्हें रहते रहते अचानक से घबराहट होने लगती है, सांसें आना बंद हो जाती हैं। डॉक्टरों का कहना है कुछ नहीं हुआ है, बस वो डिप्रेशन में है, जबकि माँ का कहना है कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि वो डिप्रेस्ड हो जाएं या फिर पैनिक अटैक आने शुरू हो जाएं। वो इन दिनों अजीब अजीब से सपने देखती हैं, उन्हें डर लगने लगा है। वो रातों को चीख कर उठ जाती हैं, उन्हें डर लगता है उन्हें कुछ हो गया है तो हमारा क्या होगा। इसलिए वो चाहती हैं
हमारी शादी अपने रहते कर दें। इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले रिश्ते खोजने शुरू कर दिए थे। मतलब वो अपने जान पहचान वालों से रिश्ते बताने की बातें कहने लगी थी। सब कुछ जानने के बाद हमारे रोने पर उन्होंने हमें समझाते हुए कहा, हमारी शादी अच्छे घर में करने की कोशिश करेंगी। वहाँ हम पर कोई रोक टोक नहीं होगी। हम जैसे यहाँ रहते हैं वैसे वहाँ भी रहेंगे। हम आगे अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढना शुरू किया है और मिल भी गया। वो माँ के दूर के रिश्तेदार थे। उन्होंने हमें दादी के डेथ वाले टाइम देखा था। वो आए थे घर पर। पता नहीं अविनाश आए थे या नहीं। उनकी नानी और मामा मामी आए थे। माँ बता रही थी उनकी नानी ने खुद हमारा रिश्ता अविनाश के लिए मांगा है और हमारी फ़ोटो भी। हमारी फ़ोटो देखने के बाद ही अविनाश ने हाँ कर दी थी। बस वो यहाँ बात पक्की करने आए थे। हमें यकीन नहीं हुआ ये जानकर। मन में बस यही चल रहा था जैसे उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन माँ पापा दोनों को उनकी बातों पर यकीन है तो हम कर ही क्या सकते हैं। वैसे भी लोगों के रिजेक्शन बर्दाश्त करने से अच्छा है जो भी होने वाला हो हम एक्सेप्ट कर लें। और हमने कर लिया, लेकिन फिर भी घबराहट हो रही है। डर लग रहा है कि एग्जाम आने के बाद ऐसे हमारी शादी हो जाएगी। शायद हम तैयार नहीं हैं, लेकिन हम मना भी नहीं करेंगे क्योंकि अब जो कुछ भी होगा हम झेल लेंगे। माँ को हर्ट नहीं करेंगे। बहुत कुछ था जो हम किसी से बांटना चाहते थे। सोचा था माँ से कहेंगे, लेकिन माँ को बता नहीं पा रहे थे। अच्छा हुआ आज सफाई करते वक्त तुम मिल गई और तुमसे सब कुछ कह दिया। अब आगे पता नहीं कब तुमसे बात हो, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बाद शादी। और इन सब के बीच शायद ही हमारे पास कोई दूसरी बात शेयर करने के लिए जो हम तुमसे करना चाहते हो। अब तो बातें पहले से भी कम करने लगे हैं। सब कुछ अंदर समेटने की आदत हो गई है। जिस दिन समेटना मुश्किल हो जाएगा उस दिन फिर मिलेंगे तुमसे। तब तक के लिए अलविदा सावी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।